नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने वाले हैं चंद्रराजीत सिंघवी से। चंद्रराजीत सिंघवी इस वक्त राजस्थान शिवसेना के स्टेट इंचार्ज हैं। उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि शिवसेना को महाराष्ट्र से राजस्थान में लाकर जिस तरह का प्रयास चंद्रराजीत सिंघवी कर रहे हैं उसमें क्या माहौल दिखाई दे रहा है, और एक तरह से क्या ये थर्ड फ्रंट की राजनीति की भी बात हो रही है क्या, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टीज राजस्थान में ऑलरेडी हैं। इसमें शिवसेना अपना कितना परफॉर्म कर पाएगी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उनकी, और किस तरह का रिस्पॉन्स इस वक्त उनको मिल रहा है, इसके ऊपर आज की बातचीत करेंगे। और ये त्रिकोणीय मुकाबला यदि होता है तो इसमें किस तरह की स्थितियां राजस्थान में दिखाई देती हैं, और क्या राजस्थान की मौजूदा जो सरकार है उसको विपक्ष के तौर पर बीजेपी के साथ शिवसेना भी टक्कर दे पाएगी, क्योंकि अब चुनाव में कोई बहुत लंबा चौड़ा अरसा बाकी नहीं रह गया है। ऐसे में किस तरह से ये माहौल खड़ा हो पाएगा, और राजस्थान की सरकार जो इस वक्त है अशोक गहलोत सरकार, वो उम्मीद के रथ के ऊपर सवार है और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम के ऊपर मौजूदा सरकार का मानना है कि सरकार रिपीट हो रही है। ऐसे में शिवसेना जैसे जो दल है वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, ये आज की बातचीत में हम चंद्रराजीत सिंघवी से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्रराजीत सिंघवी का वेलकम करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। तो सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को ये बताइए कि इस वक्त जो स्टेट इंचार्ज का पद लेकर आप शिवसेना राजस्थान में जमाने के प्रयास में हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको शिवसेना के लीडर के बतौर, शिवसेना पार्टी के बतौर जनमानस की तरफ से मिल रहा है? किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? माहौल जबरदस्त है और रेस्पॉन्स उससे भी जबरदस्त है। मैं आपको रेस्पॉन्स का एक उदाहरण दूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी असमंजस की स्थिति है। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है, और कांग्रेस में तो जूतम पैजार है, भयंकर लड़ाइयां हैं। ऐसे में वे लोग जो दोनों पार्टियों की दलबंदी और गुटबंदी से महरूम है, वो कहाँ जाएंगे? वो मेरे पास आएंगे। मेरे संबंध है, बहुत तगड़े संबंध है। मैं हिंदुत्व का बड़ा प्रकटकारी रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, सनातन धर्म और राष्ट्रीयता का वकील रहा हूँ। ये विचार है तो भाजपा के भी, पर ज्यादा कड़ाई के साथ इनका पालन शिवसेना करती है। शिवसेना की मेहरबानी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुंबई जैसे शहर के अंदर अपीजवादी ताकतों का उदय नहीं होने दिया गया। बाला साहब ठाकरे आनंद दिए, और इन लोगों का प्रयास था कि आज पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई के अंदर हिंदुत्व का जय जयकार हो रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है, इसी जय जयकार की आवाज को राजस्थान की सीमा में फैलाना है। राजस्थान का आदमी भी हमारे सिद्धांत को चाहता है, उसकी भी राष्ट्रभक्ति है, वंदे मातरम में विश्वास रखता है, देश का भला चाहता है, सनातन धर्म की रक्षा चाहता है, हिंदुत्व का सम्मान चाहता है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी पार्टी में सदस्य संख्या कम हो सकती है, पर वैचारिक एकता रखने वालों की संख्या अनंत है, सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग जो है वो अपीजमेंट की, अशोक गहलोत की नीति के सख्त खिलाफ है। वो हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहिए और हम जुड़ेंगे। इसलिए ये बात आपसे कह दूं कि हमारी पार्टी राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सर्वव्याप्त है। अभी नंबर लगाना, फॉर्म भरना, ये फॉर्मेलिटी होती रहेगी। फिर आपने मुझे एक बात कहा, हमारा काम कैसे चलेगा, तो मैं आपको बताऊं। एक बात है, अगर कुछ लोग तो संगठन को पहले विस्तार में लाते हैं, फिर संगठन की राय से उम्मीदवार ढूंढते हैं। हमारे मामले में थोड़ा विचित्र अलग है। हाँ, उम्मीदवार उनको ही लाएंगे जिनके पास 20,000 वोट है, कि 15,000 वोट है, 25,000 वोट है। जिस दिन वो आके हमारी पार्टी में जुड़ेंगे और हमारे सदस्य बनेंगे, हमारे उम्मीदवार बनेंगे, तो जितने उनके सदस्य हैं वो तो हमारे साथ ही जाएंगे। हम पहले दिन से लाखों सदस्यों को अपने साथ जोड़ने वाली एकमात्र पार्टी है जिसका हर संभावित उम्मीदवार 20 से 25,000 वोट का हकदार होगा। हमें कोई वोटों की कमी नहीं है, पर सवाल ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य वही है जो भारतीय जनता पार्टी का है। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई, अशोक गहलोत की भ्रष्टतम सरकार को यहाँ से अलविदा कहना,
इसमें आवाज में आवाज मिलाएं तो भाजपा की आवाज ही मिल जाती है। वो न मिलाना चाहे उनकी मर्जी है, हम तो ये आवाज उठाएंगे। हमारा मेन नारा ये छोटी मोटी बातें नहीं होगा कि बिजली फ्री दे दूंगा, गैस फ्री दे दूंगा, गैस का सिलेंडर फ्री दे दूंगा, आपकी इंश्योरेंस करा दूंगा। ये तो साधारण सरकार का कर्तव्य है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दा हमारा देश, हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीय भावना, हमारी देशभक्ति, हमारा सनातन में प्रेम, हमारे पास राष्ट्रभक्ति की एक एक मांगी हुई बात के लिए कुर्बान होने की ताकत। शिवसेना कभी झुकता नहीं है, शिवसेना कभी रुकती नहीं है। शिवसेना आई है, अभी तक महाराष्ट्र में थी, अब शिवसेना शिंदे साहब का दूसरा मुकाम राजस्थान होगा। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि अचानक ये क्या हो गया, जहाँ जाए शिवसेना, हर गांव में से, हर शहर में शिवसेना, हर चौराहे पे शिवसेना। और शिवसैनिकों का जोश, उनका क्रोश, उनकी आत्मा की आवाज, उनकी देशभक्ति आज तक अक्षुण्ण न रही है। इसलिए हमको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है जो गद्दार होते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, जो चरित्रहीन होते हैं। हमारी पार्टी तो 24 कैरेट गोल्ड है। इस गोल्ड को कौन नहीं अपनाएगा? हम जहां हाथ धर देंगे लोग अपनाएंगे। पिछले 3 दिनों में मेरे पास कम से कम 10 IAS IPS रिटायर्ड अफसरों के फोन आए, आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहे। मेरे को वेट करो, वो भी करेंगे, पार्टी करेंगे, जगह जगह जाएंगे। हमारा संगठन है, हमारा अध्यक्ष है, हमारे सेक्रेटरी है, हमारी यूथ ब्रिगेड है। आप थोड़े दिनों बाद देखोगे कि जयपुर की सड़कों पर लोगों में शिवसेना का जबरदस्त नाम होगा। और मैंने जहां हाँ भरी है, सोच समझ कर भरी है। मुझे एकनाथ जी सिन्हा ने एक ही बात पूछी थी, क्या राष्ट्रभक्ति में कोई डिस्काउंट नहीं होगा? इसी बात पर एक हो गए। सत्ता के लिए एक हुए क्या? नहीं, हम राष्ट्रभक्ति के लिए एक हुए, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए एक हुए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए एक हुए। अरे अंतरराष्ट्रीय विश्व में नरेंद्र मोदी के काम की प्रशंसा भाजपा भी करती है, हम भी करते हैं, हम ज्यादा ताकत से करते हैं। भाजपा में हो सकता है इंटरनल फाइट होगी, हमारे यहाँ तो कोई फाइट नहीं। एक व्यक्ति, एक विचार, एक साधना, एक दृष्टिकोण। इसलिए हमारी पार्टी का राजस्थान में जबरदस्त तरीके से फैलाव होगा। हम बहुत उम्मीदवार लड़ाएंगे, मगर जहां कहीं हमारे कारण अपीलमेंट की पार्टी जीतने लायक होगी और नहीं भी लड़ाएंगे, हम बैठ भी जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस प्रदेश को उतना ही देशभक्त प्रदेश जितना इसका इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप और शिवाजी एक समकक्ष नेता होने थे, उन्होंने महाराष्ट्र को भक्ति दी, महाराणा प्रताप ने हमको शक्ति दी। हमारा उद्देश्य एक, हमारा लक्ष्य एक, हमारा विचार एक, हमारी मान्यता एक। इसलिए कहीं टकराव है नहीं। फिर भी अगर टकराव की आवश्यकता हुई व्यक्ति को लेकर के, तो पीछे नहीं देंगे। ठीक बात है। वैसे जो माहौल इस वक्त है दिखाई दे रहा है, सनातन का और हिंदुत्व का जो पुनर्जागरण सा दिखाई देता है इस वक्त, इस दौर में, तो आप जिस तरह से शिवसेना को राजस्थान में लाए हैं, तो समय जो है वो तो लगभग उस तरह का है जिसमें आपको जनता चाहेगी। लेकिन यहां बात दूसरी आ रही है कि राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक फार्मूले के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है। कर्नाटक फार्मूले का मतलब वही है जो आप बता रहे हैं कि जो योजनाओं का या जो घोषणाओं का जो मामला है, उसमें आप कहां मुकाबला कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे क्या सिद्धांत, हम एक बात कहते हैं, कर्नाटक के अंदर तो हमारी सरकार थी, हमारा हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी रहा हो, या तो कांग्रेस की सरकार है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। गहलोत को लोग देखना नहीं चाहते हैं, सूंघना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस में कुछ है नहीं, सचिन और गहलोत की लड़ाई है। इस लड़ाई में राजस्थान की जनता दुखी है, स्वयं कांग्रेसी कार्यकर्ता परेशान है। ये हमारे पास जुड़ने वालों की बेहद संख्या है। मैं आज भी कह सकता हूँ, अगर चाहे आज कोई आदमी प्रतिज्ञा बस करे तो मैं 50 आदमियों की ऐसी सूची दे सकता हूँ जो अपनी ताकत पर चुनाव जीत सकते हैं और जीतते हैं। ऐसे ऐसे आदमी है जो निर्दलीय लड़के 50-50 हजार वोट लाए हैं, उनको दिशा निर्देश नहीं था। हम लोगों को ढूंढेंगे, उनसे बात करेंगे, कार्यालय खोलेंगे, उनको टिकट देंगे, उनको लड़ाएंगे, तो हमारी क्या कमी हो जाएगी? और कांग्रेस की इतनी बुरी गति है कि हमें तो आगे बढ़ने में कोई तकलीफ ही नहीं है। कांग्रेस की जो अवमानना हुई है और उसका लाभ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लाइक डिसलाइक का बहुत झगड़ा है, हमें उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य आपसे कह देता हूँ, चुनाव नहीं है, चुनाव जीतना नहीं है, विचार प्रवाह है, भाव प्रवाह है। हम हमारे विचार और प्रवाह को राजस्थान में फैला देते हैं तो आज भी तो कल, समय बदलता रहता है, समय फिर बदल जाएगा। अगर राजस्थान की जनता के सारे मतदाता ये कह दे
इस पार्टी की देशभक्ति काबिले तारीफ है और इसको हम फैला सके तो यह चुनाव लड़ने से कम महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। हमारी उपलब्धि तय है, हम यही करेंगे। हम चुनाव से हटते नहीं, चुनाव में किसी हालत में डरते हैं तो डरते रहेंगे, मगर उद्देश्य चुनाव नहीं है, उद्देश्य राष्ट्रभक्ति है। इसलिए हमारा कहीं है ही नहीं। हमें इतने लोग जुड़ेंगे, इतने लोग गले लगाएंगे कि आप तो सुभाष जी इसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। राइट। तो चूंकि अब शिवसेना राजस्थान में एक विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष के नाते इस वक्त आपको क्या क्या मुद्दे दिखाई देते हैं, खासतौर पर राजस्थान सरकार के खिलाफ? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। राजस्थान में है भ्रष्टाचार, सीमा से बाहर है। हमारा पहला मुद्दा है भ्रष्टाचारियों को विदा करो। दूसरा मुद्दा अपीजमेंट खत्म करो। तीसरा मुद्दा है, छोटे छोटे मुद्दे नहीं है, हमारे मुद्दे बड़े महान मुद्दे हैं। हमारा ये मुद्दा कम है क्या आज नीट के मामले की इंक्वायरी करके सीबीआई इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? क्या ये मुद्दा कम है? क्या आज अशोक गहलोत किरोड़ीलाल मीणा के शब्दों में भारत का सबसे धनाढ्य राजनेता है? क्या हालत इनकी बैकग्राउंड की? आप मुद्दे पूछते हो। हमारे पॉजिटिव मुद्दे तो काम में हम आज कह दें कि हम बिजली फ्री कर देंगे तो मैं कहना नहीं चाहता। मैं आज कह दूं कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे तो नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं कि हम तो एक टिफिन रोज का घर फ्री भेज देंगे, पर ये कहने की बात है। मुद्दे तो समयानुसार पैदा होते हैं, आवश्यकता अनुसार पैदा होते हैं, लेकिन जनता की भावना ये स्थायी रहती है। मुद्दों का महत्व कम है, विचारों का महत्व ज्यादा है। हम विचार संघर्ष की तनी है। मुद्दों की बात आज करें तो लोग कहेंगे आपके पास सत्ता ही नहीं है, आप मुद्दों की घोषणा कैसे करते हो? मैं ऐसे इरेस्पॉन्सिबल प्रश्न का उत्तर, इस रेस्पॉन्सिबल बात को कहना नहीं चाहता, मगर हम रेस्पॉन्सिबल हैं। जब वक्त आएगा तो विकास हमारा मुद्दा होगा, राष्ट्रीयता का प्रचार हमारा मुद्दा होगा, देशभक्ति का प्रचार हमारा मुद्दा होगा, सैनिकों का सम्मान हमारा मुद्दा होगा। ये सारे मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। अब छोटे मोटे मुद्दे, अशोक गहलोत कहता 50% सब्सिडी ले जा। अरे भाई, भिखारियों की तरह भीख मत डाल। राजस्थान का मतदाता भिखारी नहीं है, तेरे टुकड़ों पर आ जाएगा। गुजरात में जब मैं गया था तो आप पार्टी प्रचार कर रही थी कि हम यहाँ पर बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। मैंने कहा 4 सीट आएगी और 4 सीट ही आई। हम ऐसी बात नहीं करते, हम कुछ नहीं करेंगे, मगर जो जनता के हित में होगा, जो विकास के लिए जरूरी होगा, राष्ट्रीय शक्ति के लिए जरूरी होगा, जो प्रांत के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा, ये हमारे मुद्दे हैं। सबके मुद्दे ही हमारे मुद्दे हैं, हमारे स्पेसिफिक मुद्दे हैं। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। राइट। लेकिन एक बात जो आपने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी उठाई है और जो खबरें हैं उनके अनुसार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी को एक परिवाद दिया है। उसमें कई आरोप उन्होंने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ लगाए। बात ठीक है, परिवार दे दिया होगा, एक भी आरोप गलत नहीं है। जितने आरोप लगे सब सच है। उनने 20% बढ़ा करके सच है। किरोड़ीलाल जी मीणा को तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पद्म विभूषण मिलना चाहिए। आज जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जो होटलों का बेनामी ट्रांजैक्शन का विवरण दिया है, इसके बाद किरोड़ीलाल ने क्या कमी रख दी है? किरोड़ीलाल अकेला आदमी है, साथ से लड़ता है। हमारी पार्टी उनके संघर्ष में उनके साथ है, आगे भी साथ रहेगी। भाजपा क्या करती है? भाजपा का लुकआउट है। हम सच कहते हैं, अगर अशोक गहलोत के खिलाफ आज जो किरोड़ीलाल जी ने मुद्दे उठाए हैं वो सच है, तो अशोक गहलोत को 1 घंटा भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। उसमें क्या नहीं है? उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, विदेशी मनी का केस बनता है, पर पकड़े गए भ्रष्टाचारियों का केस था, नीट के पेपर बेचने का केस लगता है, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बचाने का केस लगता है, भ्रष्टाचारी अफसरों को बचाने का केस लगता है। इतने अपराध, इतने आरोप और करीब करीब सब सच, क्योंकि सब प्रमाण के साथ दिए। अब वो ईडी का लुकआउट है। अगर ईडी में दम होगा, ईडी सच्चाई पर जाएगी तो जांच कर लेगी, और जांच कर लेगी तो फैसला आ जाएगा, फैसला आ जाएगा तो उसका फल आ जाएगा। इसलिए हमारा तो बहुत सीधा है। भ्रष्टाचार विरोध भी हमारा एक मुद्दा है। इस मुद्दे में हम किरोड़ी के साथ हैं। भ्रष्टाचार विरोध हमारा एक मुद्दा नहीं, प्रथम मुद्दा है, होना चाहिए। राजस्थान में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जमीनों में, लेन देन में, IT में, सेल में, होटलों में, अनुमतियों में, निर्माण में, उसकी सीमा नहीं है। इसलिए किरोड़ी के इस मुद्दे के हमारी पार्टी और स्वयं पूरे रूप से साथ रहेंगे। अब रहा सवाल भाजपा से हमारा कोई डिस्टेंस नहीं है, विचार हमारे कॉमन है। संघर्ष के लिए हमारा भी उद्देश्य कांग्रेस का पलायन है, भाजपा का उद्देश्य कांग्रेस का पलायन है। वो अपनी ताकत से लड़ेंगे, हम हमारी ताकत से लड़ेंगे। इसमें क्या बात है? तो युद्ध होता है बॉर्डर पर,
तो एक गोरखा बटालियन लड़ती है, एक राजपूत बटालियन लड़ती है, अपनी अपनी ताकत पर दोनों लड़ती है, ऐसे हम लड़ेंगे। हमें कोई किसी की मेहरबानी अनुकंपा की जरूरत नहीं है। हम नंबर पर नहीं जाते कि हमारे कितने विधायक हो गए, लोग हमसे उम्मीद भी नहीं करते। पर हाँ, मेरा गणित है कि हम 15 से 20 विधायक हमारी पार्टी के बैनर पर पक्के लेकर के आएंगे। इसके अलावा कई निर्दलीय होंगे जो इंटरनल तरीके से हमसे मित्रता भी रखेंगे। कई जगह भाजपा खुद कहेगी कि यह हम नहीं जीत रहे, आप निपटाओ, तो हम कांग्रेस को निपटा भी देंगे। हमारी योजना बहुत पक्की है, पुख्ता है और कहीं भी कमजोरी नहीं है। हमारे नेताओं का नाम बड़ा है, बाला साहब ठाकरे का नाम बड़ा है। मैंने तो नारा दिया है, महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में प्रताप, नहीं रहेगा कोई संताप, इसलिए हमारा बढ़ना तय है। मैं इस पार्टी को दावे के साथ कहता हूँ, राजस्थान की महत्वपूर्ण एक पार्टी बना दूंगा, और जब मैं तय कर लेता हूँ तो मैं कभी पीछे नहीं हटता, न मुझे पीछे हटने की आदत है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात इसमें यह आ रही है, 4.5 साल से अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में है और कई तरह के आरोप भी लगे और कई तरह की बातें भी हुई 4.5 साल के दरमियान। लेकिन आप यूं हमें बताइए कि आप चूंकि विपक्ष में हैं, तो कोई भी सब्सटेंशियल अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया है और ईडी और सीबीआई अशोक गहलोत के भाई के खिलाफ छापे भी मार चुकी है। यहां पर जब सचिन पायलट का जो विवाद चल रहा था, जब बाड़ाबंदी चल रही थी, उसी होटल में, जिस होटल के बारे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, आज आपने देखा नहीं, इतनी ज्यादा सब्सटेंशियल एविडेंस आज किरोड़ीलाल जी मीणा ने ईडी को दी है कि 2 और 2 4 का है। जबरदस्त एविडेंस है, जबरदस्त काले धन का व्यापार है, लॉन्ड्री का केस बनता है, मॉरिशस से पैसा आता है, लंदन होकर के आता है, एक डॉक्टर लंदन से 100 करोड़ रुपए भेजता है और वो आकर के गांधी अशोक के परिवार में चला जाता है। क्या एविडेंस चाहिए आपको? आप बताइए, एविडेंस की क्या कमी है? इतनी ज्यादा एविडेंस, इतने ज्यादा प्रमाण, इतने ज्यादा पुख्ता प्रमाण, क्या वो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है? हिसाब से तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी का कर्तव्य है इन प्रमाणों पर जाए और जाएगी। मुझे पक्का विश्वास है नरेंद्र मोदी के राज में ये ईडी को बदनाम करते हैं। अरे ईडी का काम है, तुम चाहते हो ईडी काम बंद कर दे, मैं तो कह रहा हूँ ईडी की संख्या डबल करो और भ्रष्टाचारियों को बख्शो बात। इन ईडी के सामने जो तथ्य 5-6 होटलों के दिए किरोड़ीलाल ने, उन होटलों के तथ्य, उन होटलों के अंदर की हुई अनुमतियां, माउंट आबू में बनी हुई होटल की अनुमति, कितने अपराध देखना चाहते हो, कितने पाप गिनना चाहते हो? सुभाष जी, आप आज पता लगा लीजिए, आज किरोड़ी ने जो उपदेश दिए है, जो प्रमाण दिए है, उससे बड़े प्रमाण तो हो ही नहीं सकते। 2.5 और 2 4 है, 3 और 3 6 है, प्रमाणों की कमी नहीं है। हिम्मत के साथ किरोड़ी ने किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए किरोड़ीलाल जी मीणा को पद्मश्री मिलना चाहिए। तो इसमें अकेले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की प्रमुख पार्टी है, उसका कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। इतने बड़े आरोप यदि ये हैं तो इन आरोपों पर तो बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बात और हो सकता है एक स्पोक्समैन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ीलाल जी को आगे किया हो, जानबूझ के नहीं बोलना चाहती हो। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है इसका मैं विवेचक नहीं हूँ, मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से क्या आप लोग धरना देंगे इन आरोपों के खिलाफ? क्या बोले आप? ये जो आरोप हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत ही सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं, तो क्या शिवसेना कोई धरना प्रदर्शन करेगी मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्यों? हम तो तक खिलाफ हैं, हम तो किरोड़ी के साथ जाना पसंद करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं। सब्सटेंशियल है या नहीं आप पता लगाइए। 4th स्टेट का काम है पता लगाए, खाली नेताओं का काम नहीं है। 4th state is responsible to find out whether the substantial evidence is there or not. ED must speak whether the evidence is substantial or not. ED का काम है जवाब देने का। जब वो अगला आदमी पूरा प्रमाण दे रहा है, एक एक कागज दिखा रहा है, पूरी इंटरव्यू में दिखा रहा है, तो क्या ईडी चुप है? क्या है? ईडी अपने आप देगी। अगर सब्सटेंशियल नहीं एविडेंस, बच जाएगा गहलोत। हम गहलोत के व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, हम तो इसके घटना के इन आरोपों के ऊपर न्याय के है। अब वो 13 तारीख को उस आपके योजना भवन में घेराव करेंगे। 2 करोड़ 41 लाख रुपए नगद मिले, 1 किलो सोना मिला। अफसर ने कह दिया मेरा है। अरे अफसर, तेरी औकात है क्या इतनी? और है तो बता, तू लाया कहां से? तुझको किसने दिया, कैसे दिया, कौन देने वाला है? मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ाई होगी, हमारी सेना ने कभी भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया, हम कभी नहीं देंगे। हमारे नेता एक नाथ, एक ईमानदार चरित्रवान आदमी है, उन्होंने भी देशभक्ति में कोई कमी नहीं रखी, आनंद दिए, और उन्होंने बाला साहब के सिद्धांतों को
घर घर गाँव गाँव पहुंचाया है। इसीलिए आज महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट है, अपील स्टेट नहीं है। आज महाराष्ट्र की पवित्रता को हम राजस्थान में फैलाएंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं। राइट। एक सवाल और है इसी से उपजा हुआ जो जनता जानना चाहती है। एक्चुअली 4.5 साल तक व्यक्ति मुख्यमंत्री रह रहे हैं, आराम में हैं, कहीं कोई एक्शन नहीं है। इस तरह के सब्सटेंस यदि ईडी के पास थे, जो कि सचिन पायलट के विवाद के समय ये जो होटल है इसी में बाड़ाबंदी थी विधायकों की, और उस वक्त ईडी ने शायद वहां को तलाशी भी करी थी, लेकिन 4.5 साल में ईडी का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब बाद में कोई एक्शन होगा तो क्या इससे जनता ये जानना चाहती है कि एक्चुअली कहीं ईडी और ये सीबीआई भी जो है ये केवल धमकी और भभकी का काम कर रहे हैं। अब कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं 4.5 साल, ये क्या कारण इसकी जिम्मेदारी ईडी और सीबीआई की है सुभाष जी। अगर ईडी अपना कर्तव्य पालन नहीं करते तो ईडी जिम्मेदार, सीबीआई नहीं करे तो सीबीआई जिम्मेदार, आरोप नहीं लगाए तो हम लोग जिम्मेदार। सारी बात कर दी। आपने कहा कि ईडी 4.5 साल तक अशोक जी खाने और खिलाने में मस्त थे, हजम कराते थे, हाईकमान का पेट भरते थे, हाईकमान में कोई दम नहीं था, कांग्रेस हाईकमान मरा हुआ था। अब रंधावा जैसे आदमी आ गए तो आप क्या उम्मीद करते हो? अरे हिसाब से तो कांग्रेस हाईकमान को स्टेप लेना चाहिए था। कितनी बुरी तरह 4.5 साल बाद की जनता रोई है, राजस्थान की जनता रोई है, चिल्लाई और चीखी है, मगर खामोश रही है। अब वो वक्त नहीं है, अब तो स्पष्ट है, समय आ गया है। और मैं पक्का दावे से कहता हूं, पहले किसी ने ऐसे पुख्ता प्रमाण दिए नहीं थे। प्रमाण इकट्ठे करने में टाइम लगता है, जानकारी लेने में टाइम लगता है। अब जब सारे सूत्र आ गए, सारे प्रमाण आ गए, सारी कुछ मिल गई, सारे स्पष्ट दे दिए गए, अब ईडी का वो नहीं होगा दृष्टिकोण जो पहले था। ईडी को डर था एफआईआर नहीं है, अब तो एफआईआर भी हो गई, मालूम पड़ जाएगा। अगर ईडी फेल है तो हम कहेंगे ईडी फेल, सीबीआई फेल है तो हम कहेंगे सीबीआई फेल, अगर सफल है तो हम कहेंगे ऑनेस्टी जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। ठीक बात है। तो ये तो बात जरूर है कि ईडी की परव्यू में और ईडी के जुरिस्डिक्शन में केस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का और शेल कंपनियों का मामला दिखाई दे रहा है। तो ये बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो आरोप हैं, इनमें यदि सब्सटेंशियल एविडेंस हुए तो ईडी जरूर जांच करेगी, ऐसा लगता है, आपका कहना है। और विपक्ष के पार्टी के नाते आप भी कुछ करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और ये है हमारे साथ शिवसेना के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंह भी साहब, आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। पर एक बात सुभाष जी मेरी है जी, इसका पहले नाम था, पहले इसका नाम क्या था? आपने तो इसका नाम बदल दिया हमारे का, क्योंकि आपकी मजबूरी है, हम एक पार्टी के प्रतिनिधि है, इसलिए आप तो भूल ही गए कि नाम क्या था। मैं चाहता हूँ उस नाम को भी आप याद रखें, उसको जिंदा रखें। नहीं, वो सियासी चाल बूचाल में आपको, हाँ, सियासी चाल बूचाल में आपको एज ए कमेंटेटर हम व्यूअर्स को क्लियर कर देते हैं कि चंद्रराज सिंह भी उस वक्त एक कमेंटेटर के नाते वार्तिक टीवी पर वीकली एक प्रोग्राम लेकर आते थे। लेकिन अब चूंकि वो पार्टी है, अब चूंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से एक कमेंटेटर को उस तरह से हम उस भूमिका में ले आए। कमेंटेटर की भूमिका अलग थी, अब एक राजनेता की भूमिका है, इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं। अच्छा सुभाष जी, आप द्वारा किया हुआ परिवर्तन हमें स्वीकार है, मगर तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है साहब, आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये है चंद्रराज सिंह भी, आपने सुना चंद्रराज सिंह भी को। चंद्रराज सिंह भी की जो पार्टी है राजस्थान में, वो कुछ गुल खिलाने की मूड में है, और संभवतः ऐसा लग रहा है जिस तरह से हिंदुत्व और सनातन का ये जो दौर चल रहा है, इसमें इस पार्टी को राजस्थान में कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। और ये जो गठबंधन है केंद्र में एनडीए के साथ में शिवसेना का, बीजेपी का, हो सकता है कि इसका कुछ मिलन होकर भी कुछ राजस्थान में ये कुछ कर पाए। बाकी कांग्रेस ने पूरी ताल ठोक रखी है, और जिस तरह से होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से योजनाओं का अंबार लगा हुआ है, जिस तरह से मीडिया कवरेज जा रहा है, और जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव, एक विमर्श गढ़ा जा रहा है कि राजस्थान में जनता बहुत राहत शिविरों में उमड़ पड़ रही है और खूब अच्छा रिस्पॉन्स है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह दावा है कि उनकी सरकार रिपीट कर रही है। तो देखना ये रोचक होगा कि किस तरह से ये ट्रायंगल फाइट बनेगी राजस्थान में, बीजेपी और कांग्रेस और थर्ड फ्रंट, या कि बीजेपी और कांग्रेस, यानी एनडीए और कांग्रेस। ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।